मान्या एक बड़े होटल में शेफ थी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरह के खाने बनाने में माहिर थी। होटल वाले भी मान्या के काम को बहुत पसंद करते थे। मान्या, तुम्हारी बनाई रेसिपी हमारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रही है। तुम ऐसे ही नई नई डिश ट्राई करती रहा करो। बाकी ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। थैंक यू सर। आज सैलरी मिली है, क्यों ना माँ के लिए एक नई शॉल खरीद लूं। ठंड का मौसम भी आने वाला है और राहुल भी बहुत समय से नया बैट खरीदने के लिए कह रहा था। उसका जन्मदिन भी आने वाला है। उसके लिए एक बैट खरीद लेती हूँ। मान्या अपनी माँ के लिए शॉल और अपने छोटे भाई के लिए एक बैट खरीद कर घर पहुंचती है। अरे वाह दीदी, नया बैट! आज मैं इसी बैट से क्रिकेट खेलूंगा। मान्या बेटा, तुझे सैलरी मिलती है, तू हमारे लिए इतना कुछ ले आती है, अपने लिए भी कभी कुछ खरीद लिया कर बेटा। माँ, आप दोनों के लिए खरीद लेती हूँ तो समझो मुझे उसी में दुनिया की खुशी मिल जाती है। मान्या सबके बारे में कितना सोचती है। हे भगवान, मेरी बच्ची को सदैव सफलता मिलती रहे। आपका आशीर्वाद मेरी बच्ची पर सदैव बना रहे। मेरी बच्ची ने बचपन में बहुत दुख देखे हैं। अपने पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इसी ने संभाली। मान्या इसी तरह से मेहनत से होटल में काम कर रही थी। मोनिका नाम की एक लड़की भी उसी होटल में वेटर की नौकरी करती थी। वो भी मान्या के बनाए खाने की बहुत तारीफ करती थी। मान्या यार, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की पाव भाजी नहीं खाई। अरे तो कल छुट्टी है, कल मैं तेरे लिए स्पेशल पाव भाजी बनाऊंगी, तू कल घर आ जा। चल पक्का, कल शाम की पार्टी तेरे घर। अच्छा तुझे पता है, होटल में पूर्वी नाम की एक नई लड़की आई है। इससे पहले वो विदेश के किसी बड़े होटल में शेफ की नौकरी करती थी। बड़ी मॉडर्न टाइप की है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर शेफ की नौकरी के लिए आते हैं। आने दो, कोई बात नहीं, वो भी हमारी तरह ही काम के लिए आई होगी। वो तो बात ठीक है, पर मैनेजर साहब भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। विदेश के होटल में पहले काम किया हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा ही इतराकर बात कर रही है। मोनिका अभी मान्या से बात कर ही रही थी, तभी होटल का मालिक एक लड़की को लेकर आता है। मान्या, ये पूर्वी है। आज से ये तुम्हारे साथ ही शेफ का काम करेगी। पूर्वी, तुम एक बार होटल की रसोई देख लो, कोई कमी लगे तो बता देना। और मैं जानता हूं तुमने तो पहले ही इतने बड़े होटल में शेफ की नौकरी की हुई है, तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि कस्टमर्स किस तरह का खाना पसंद करते हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, अब मैं आपके होटल में आ गई हूँ ना, अब देखना आपके होटल में कस्टमर्स की भीड़ लगी रही। पूर्वी मान्या के साथ काम पर लग जाती है, पर पूर्वी बहुत ही चालाक लड़की थी। सारा काम मान्या करती थी, पर जैसे ही मैनेजर सामने पड़ता, पूर्वी झट से काम का दिखावा करने लगती। पूर्वी काम को लेकर अक्सर लापरवाही दिखाती थी। ऐसे ही एक दिन, पूर्वी, ये ऑर्डर रेडी करना है और ध्यान रहे ये खाना बिना मिर्ची का बनाना है। एक सेकंड, मेरा जरूरी कॉल आ रहा है, बाकी तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। अरे मान्या, जरा ये 2 ऑर्डर रेडी करने हैं, मिर्ची ज्यादा रखना, मैं जरा एक कॉल अटेंड करके आ रही हूँ। खाने में मिर्च होने से और वो भी ज्यादा मिर्च खाकर कस्टमर्स गुस्से में आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मोनिका? मैंने तुम्हें कहा था कि इस ऑर्डर में मिर्ची नहीं डालनी है। सर, मैंने तो पूर्वी को बोल दिया था, पर उसने ऐसी गलती क्यों की मुझे नहीं पता। सर, आपको पता है, मेरे एक विदेशी फ्रेंड हमारे होटल में मेहमान बनकर आ रहे हैं, इसलिए मैं उनसे फोन पर बात कर रही थी। मैंने मान्या को बोल दिया था इस खाने में मिर्च नहीं डालनी है, फिर उसने मेरी बात को अनसुना कैसे कर दिया मुझे नहीं पता। मान्या, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, जहाँ झूठ पर विश्वास किया जाता हो वहाँ मैं खुद नौकरी नहीं करना चाहती। थैंक यू। मान्या उदास मन से घर आ जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा, जहाँ इज्जत ना हो ऐसी जगह पर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते आंटी जी, मान्या कैसी? अरे मोनिका, तू आज जॉब पर नहीं गई? तुझे पता है, मेरा भी उस होटल में तेरे बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। मोनिका, तूने मेरी खातिर जॉब छोड़ दी? पर मोनिका, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वो जॉब करते करते मैं तंग आ गई थी, अब कुछ दिन का ब्रेक लेकर फिर कोई काम ढूंढूंगी। चल, आज फिर मैं तुझे अपने हाथ की पाव भाजी खिलाती हूँ, उस दिन भी तू आ नहीं पाई थी। मैंने एक नया काला मसाला बनाया है, आज पाव भाजी में वही डालूंगी। इसका मतलब आज तो मुझे काली पाव भाजी खिलाने वाली है? हाँ, यही समझ ले, काले मसाले की बनी काली पाव भाजी। मान्या, काली पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मान्या, तू सचमुच बेस्ट शेफ है। इस पाव भाजी को खाकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तू काली पाव भाजी का ठेला शुरू कर दे? क्यों ना दोनों मिलकर शुरू करते हैं? आधे पैसे मैं लगाऊंगी, बाकी के आधे पैसे तू लगा ले।
दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे। क्यों आंटी जी, सही कह रही हो ना? आइडिया तो अच्छा है। मान्या, तुम बताओ बेटा। माँ, अगर आप दोनों को ये सही लग रहा है तो ठीक है। मोनिका, हम दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला शुरू करते हैं। मान्या और मोनिका दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला लगा लेते हैं। मान्या के हाथों की बनी काली पाव भाजी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ बढ़ती जाती है और मान्या और मोनिका की काली पाव भाजी सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है। मान्या, तेरे हाथों में जादू है। आज देख, हमारे ठेले पर कितनी दूर दूर से लोग काली पाव भाजी खाने के लिए आने लगे हैं। ये देख, हमारे ठेले की काली पाव भाजी के सोशल मीडिया पर कितने वीडियोस बने हैं। मोनिका, ये सब तेरे कारण ही संभव हो पाया है। तू अगर मुझे हिम्मत ना देती तो मैं तो बिल्कुल निराश हो गई थी। मान्या, ये तेरा हुनर है जो तुझे यहाँ तक लाया है। अच्छा सुन, मैंने वो तुझे बताया था ना, होटल खोलने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। आज ही देखने चलते हैं। मान्या के खाना बनाने का हुनर और मोनिका की दोस्ती दोनों जब आपस में मिल गए तो उन दोनों ने अपने काम में सफलता हासिल की और कुछ समय बाद उन्होंने अच्छे पैसे कमाकर एक बड़ा होटल खोल लिया जिसमें सबसे स्पेशल डिश थी काली पाव भाजी। ये कहानी है चेतना की, जो अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में रहती थी। चेतना के पापा दिनेश एक बिजनेसमैन थे। पापा, ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है। आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच। ये आपसे रोजाना ही कोई फरमाइश कर देती है और आप पूरी कर देते हो। तो क्या हुआ सुमित्रा, चेतना और तुम्हें मैं सारी खुशियां देना चाहता हूँ। परिवार में खुशियां थी, पर कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन दिनेश सुमित्रा और चेतना के साथ हिल स्टेशन पर घूमने जा रहा था। अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराई, जिसमें दिनेश की मृत्यु हो गई। सुमित्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकती हैं मैडम। ये घर और यहाँ रखी सभी चीजें अब सेठ जी की हैं। आपके पति ने उनसे कर्जे पर बहुत पैसे उठाए थे। मम्मी, हम ये घर खाली क्यों कर रहे हैं? चेतना, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। अब हम तुम्हारे मामा के घर में रुकेंगे। चेतना, रुको बेटा, घर के अंदर कहाँ जा रही हो? मम्मी, ये गुड़िया पापा मेरे लिए कुछ दिन पहले ही लेकर आए थे। ये पापा की आखिरी निशानी है। अंकल, क्या मैं इस गुड़िया को अपने साथ ले जा सकती हूँ? चेतना की बातें सुनकर वो व्यक्ति चुप हो जाता है। सुमित्रा चेतना के साथ अपने भाई के घर पहुंचती है। भैया, मेरे पास आपके पास आने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मैं चेतना को लेकर कहाँ जाऊं, ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया सुमित्रा। ये तेरा अपना ही घर है। तुझे यहाँ रहने के लिए मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए इन माँ बेटी को हमेशा के लिए मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। क्या करूं कि ये दोनों यहाँ से चली जाएं? अभी इनके सामने तो मैं कुछ कह नहीं सकती, या तो इनको जाने देती हूँ। सुनो जी, तुम बाजार से राशन लेने वाले थे ना? जाओ, जाकर ले आओ, शाम होने वाली है। सुमित्रा, चेतना बेटा, तुम दोनों तब तक कुछ खाओ, मैं बाजार होकर आता हूँ। देखो सुमित्रा, मैं इनके सामने तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर तुम तो जानती ही हो आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब ये तो तुम्हारे भाई हैं, तो तुम्हें रहने के लिए मना नहीं करेंगे। और तुम्हें भी सोचना चाहिए, तुम यूं ही मुंह उठाकर आ गई। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमें उनकी भी देखभाल करनी है, पढ़ाना लिखाना। और तुम जानती ही हो कि तुम्हारे भैया की छोटी सी नौकरी है, जिससे हमारे अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो बेहतर यही होगा कि तुम कहीं और अपना इंतजाम कर लो। और हाँ, अपने भैया से सब कुछ उगलकर मेरे परिवार में फूट डालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाभी, मैं भैया से कुछ नहीं कहूंगी। मैं भैया के आने से पहले ही यहाँ से चली जाती हूँ। चलो चेतना बेटा। सुमित्रा चेतना को लेकर वहां से चली जाती है। सुमित्रा का भाई जब आता है तो वो अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता है। कोमल, मैं सब जानता हूँ। तुमने मेरे पीछे से जरूर सुमित्रा को कुछ कहा होगा, तभी वो मेरे पीछे से ही चली गई। भगवान ना करे कल तुम्हारे ऊपर ऐसी विपदा आ जाए और तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक करे तो तुम क्या करोगी? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। पता नहीं बेचारी सुमित्रा किस हाल में होगी। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। भगवान मेरी बहन जहां कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। सुमित्रा और चेतना ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी इधर उधर सड़कों पर भटक रही थी। अचानक चलते चलते सुमित्रा को चक्कर आ जाता है और वो सड़क पर गिर जाती है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी आंखें खोलो, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? रुको, मेरे पास पानी है। वो महिला सुमित्रा के मुंह पर पानी के छींटे डालती है। सुमित्रा को होश आ जाता है और वो थोड़ा पानी पीती है। पता नहीं
चलते चलते चक्कर आ गए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। बहन, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है, यही तो इंसानियत है। वैसे तुम दोनों इतनी गर्मी और तपती दोपहर में कहाँ जा रही हो? सुमित्रा उस महिला को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर महिला की भी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो सुमित्रा से कहती है, तुम चाहो तो यहीं पास में ही मेरा कमरा है, कुछ दिन वहां रह सकती हो। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आओ अंदर कमरे में आओ, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मैं भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। गरीब थी, माँ बाप शादी करके ऊपर चले गए। जिसके साथ मेरी शादी की वो किसी और के साथ भाग गया। उस दिन से मैं अकेली ही जी रही हूँ। मैं वड़ा पाव बनाकर बेचती हूँ। थोड़ी बहुत जितनी कमाई होती है उससे मुझे अकेली का गुजारा आराम से हो जाता है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम एक काम करो, मेरे साथ बराबर वाले डॉक्टर के पास चलो, वो तुम्हें अच्छी दवाई दे देंगे। सुमित्रा जी, आप मां बनने वाली हैं। आपका दूसरा महीना चल रहा है। आपका शरीर बहुत ही कमजोर है, इसलिए आपको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर की बातों को सुनकर सुमित्रा फूट फूट कर रोती है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो चेतना को कलेजे से लगा लेती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, भगवान ने तुम्हारे जीवन में एक और खुशी दे दी। अब इन दोनों बच्चों के सहारे तुम आराम से जिंदगी काट सकती हो। बहन, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई काम करूँ ताकि मेरे दोनों बच्चे भूखे ना रहें। अरे तो किसने मना किया है? तुम वड़ा पाव बनाना जानती हो ना, तो गरम गरम वड़ा पाव बनाकर दे दिया करो, मैं बेचने का काम कर लूंगी। सुमित्रा रोजाना ही सुबह गरम गरम वड़ा पाव बनाती और सरला उस वड़ा पाव को बाजार में बेचने के लिए चली जाती। एक दिन सरला को बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसकी उठने की भी हिम्मत नहीं होती है, पर सुमित्रा वड़ा पाव बनाकर तैयार कर चुकी थी। सुमित्रा, मुझे जाने दो, मैं कोशिश करती हूँ, दवाई लेकर मैं चली जाती हूँ, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और तुम्हारा तो वैसे भी 8वां महीना चल रहा है, तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी बहन, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। रास्ते में अगर तुम्हें कहीं चक्कर आ गए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी, वड़ा पाव का नुकसान नहीं होगा, मैं बेचने जाऊंगी और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारे वड़ा पाव बेच जाऊंगी। पर चेतना बेटा, तुम ये सब कैसे करोगी? मुझे तो तुम्हें भेजते हुए भी घबराहट हो रही है। मम्मी, पापा हमेशा कहते थे ना कि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते, तो मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ। और आप घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। चेतना सारे वड़ा पाव लेकर बेचने के लिए निकल पड़ती है। चेतना एक पब्लिक पार्क में पहुंचती है। वड़ा पाव, टेस्टी टेस्टी वड़ा पाव, मम्मी के हाथ का स्वादिष्ट वड़ा पाव। कितनी देर हो गई, किसी ने भी मेरे से वड़ा पाव नहीं खरीदा। सुबह से दोपहर हो गई, अब क्या करूं? मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बेटा रुको जरा, ये वड़ा पाव कितने का दिया? अंकल, 20 रुपए का एक। दोस्तों, कौन कौन वड़ा पाव खाएगा? अरे निखिल, इतने समय बाद तो सारे दोस्त मिलकर पार्क में घूमने आए हैं, ले ले सबके लिए एक एक, और कुछ तो यहाँ मिल नहीं रहा, भूख में वड़ा पाव ही खा लेते हैं। एक काम करो बेटा, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब कि 10 वड़ा पाव दे दो। ये लो 200 रुपए। थैंक यू अंकल। वड़ा पाव खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है, पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये मम्मी के हाथ का है? और तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो और लगता है कि तुम पढ़ी लिखी फैमिली से हो। अंकल, मैं 4th क्लास तक ही पढ़ पाई, उसके बाद। कहते कहते अचानक चेतना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए सारी बात उस व्यक्ति को बताती है। बेटा, ये मेरा फोन नंबर है, तुम अपनी मम्मी से कहना कि मुझे इस नंबर पर फोन करेगी, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ काम है। चेतना घर जाकर सारी बात अपनी मम्मी और सरला को बताती है। सुमित्रा सरला के कहने पर उस व्यक्ति को फोन करती है। जी नमस्ते, कल मैंने ही अपना नंबर आपकी बिटिया को दिया था। सचमुच आपके हाथों के वड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैं एक इवेंट कंपनी चलाता हूँ और मुझे जगह जगह पार्टी और समारोह करवाने होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे बताए ऑर्डर पर आपको वड़ा पाव बनाकर मुझे देने हैं, बाकी काम मेरा है। मैं इस काम के आपको अच्छे पैसे दूंगा। मुझे कल आपकी बेटी चेतना ने सारी बात बता दी थी और मैं चाहता हूँ कि चेतना एक होशियार बच्ची है, तो वो पढ़ लिख कर जीवन में अपना अच्छा मुकाम पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। सुमित्रा सारी बात सरला को बताती है, जिसे सुनकर सरला भी बहुत खुश होती है। और फिर सुमित्रा और सरला मिलकर निखिल के लिए वड़ा पाव के ऑर्डर तैयार करने लगी। कुछ समय बाद सरला एक बेटे को जन्म देती है। अब चेतना भी स्कूल जाने लगी थी। सरला के साथ और निखिल के सहयोग से सुमित्रा के जीवन में खुशियां फिर से लौट आती हैं और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। बेस्ट बडीज।
हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।